आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आवडतं व्यक्तिमत्व हे भारताच्या आपल्या राजकारणामध्ये खूप मोठ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या साहेबांवरती वेळोवेळी येत आहेत आणि साहेब ते खूप खंबीरपणे पार पाडत आहेत. सर्व भूमिकांना, सर्व जे काही त्यांच्याकडे पद येतील त्या पदांना न्याय देण्याचं काम साहेब त्यांच्या कामाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी नेहमी करत आहेत. आणि हे आजचा दिवस जो खास आहे, खास आजच्या दिवशी साहेबांना मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या संधी असतील आणि हे सर्व जे त्यांनी समाज उपयोगी काम हातामध्ये घेतलेलं आहे, तर त्या काम पूर्ण करण्यासाठी साहेबांना खूप खूप आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी शुभेच्छा देऊ इच्छितो. आपल्या देशातल्या पोटखराब जमिनीमध्ये आपण बांबू लागवड केली तर काका मोरे साहेब, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो मी की तुम्ही यायच्या आधी सगळे भाषण चांगले भाषण झाले, तुम्ही जरा उशीर केलो काय. तर हे दिनेश शर्मा साहेब आहेत, यांची आता 26,000 कोटी रुपये खर्चून ह्यांनी आता मिथेनॉलची फॅक्टरी गडचिरोलीमध्ये लावलेली आहेत बर का. आणि मग आता आपण ज्या इराणवरून, ज्या अमेरिकेवरून, ज्या अरब देशामधून आपण तेल आणतो त्या देशाला आपण तेल देऊ शकतो, अशी परिस्थिती आपल्या देशात येऊ शकते. एवढी मोठी ताकद भारतामध्ये आहे. पण हे तेल कसलं, ज्या तेलासाठी जगात मारामारी चालू आहे, जगामध्ये तापमान वाढायला कारण हे जमिनीच्या पोटातलं तेलच आहे. हे तेल काय, 1 लिटर पेट्रोल जमिनीच्या पोटातून काढून जाळलं की 3 किलो कार्बन तयार होते. जमिनीच्या पोटातून 1 किलो दगडी कोळसा काढून जाळलं तर 2 किलो 800 ग्राम कार्बन तयार होते. आपल्या देशात आता जगातलं जर तुम्हाला बघायचं असेल तर मी तुम्हाला 2 ओळी महत्वाच्या सांगतो की हवेमध्ये कार्बनचं प्रमाण जास्तीत जास्त किती पाहिजे तर 350 ppm. मग जगामध्ये हे सडसती कधी सुरू झाली तर 1750 ला ग्लासगो मध्ये पहिलं इंजिन सुरू झालं. 1750 ला, म्हणजे आजच्या 250 वर्षापूर्वी हे मोटरसायकलचं इंजन, विमानाचं इंजन, गाडीचं इंजन, हे सगळ्या इंजनाचं पहिलं इंजन सुरू झालं 1750 ला. 250 वर्षापूर्वी ग्लासगो या शहरामध्ये. तेव्हा हवेत 280 ppm कार्बन होत. 280. शास्त्रज्ञ म्हणायचे जास्तीत जास्त 350 जरी झालं तर मानव जातीला पृथ्वीवर धोका नाही. पण आता 350 च्या ऐवजी 430 ppm झालेलं आहे. 450 ज्या दिवशी होईल, पुन्हा एकदा ऐका, 450 ज्या दिवशी हवेत कार्बनचं तापमान होईल त्या दिवशी पृथ्वीवर 2 डोळे, 2 कान, 2 हात, 2 पाय अशी आकृती दिसणार नाही. हे 450 ppm कधी होणार आहे? 2050 ला. 2050 कधी होणार आहे? 24 वर्षात. हे सांगितलंय कोण? मी नाही. 1988 ला जगात काहीतरी वातावरणामध्ये बदल होऊ लागले असं जगातल्या 198 देशातल्या शास्त्रज्ञाला वाटलं की यार काहीतरी बिघडू लागलंय. इथं जे पांढऱ्या केसाचे शेतकरी आल्यात त्यांना मी आता एक प्रश्न विचारतो. आपल्याकडं माधवराव कोठाळे, माधव कोठाळे, हा बसा. तर आता नीट ऐका आता माधवराव, काय
की पडला उतरा आणि भात खाईना कुत्रा, पडला मगा काय हा पडला मगा चुली पोडी हागा आणि ढगाकड बघा. होत का नाही? म्हणजे किती महिने पाऊस पडत होत? 1 महिना. कसलं बुरुरुरुरुरुरुरुरु. 1972 नंतर बुरबुरी कुणाला दिसली आहे का? 1 महिना नाही दिसली नाही. मग आपण काय म्हणतो? तो पडला उतरा भात खाईना कुत्रा, पडला बघा ढगाकड बघा, पडला हस्त शेतकरी झाला मस्त, पडल्या स्वाईसाठी पिकतील माणिक मोती, पडल्या चित्ती पडतील भीती, आला पोळा पाऊस झाला भोळा. तुमच्या माईची शपथ घेऊन सांगा, असलं राहिलंय का? म्हणजे बिघडलंय का नाही? हे काहीतरी बिघडलंय. हे बिघडलेलं कुणाला कळलं? 1988 ला जगातल्या 198 देशातल्या 1100 शास्त्रज्ञाला कळलं, अरे काहीतरी बिघडू लागलंय. मग बिघडू लागलंय ह्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती तयार झाली. त्याचं नाव IPCC. IPCC म्हणजे इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज. ही संस्था 1988 पासून सुरू आहे. 198 देश आहेत आणि 1100 शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी 2015 ला पहिल्यांदा तोंड उघडलं. त्यांनी म्हणलं 2030 नंतर 100 दिवस पडणारा पाऊस फक्त 52 घंट्यात येऊन जाईल. म्हणजे 100 दिवस बालू पटेल, 100 दिवस पहिला आपल्याकडे पाऊस पडायचा, आता 100 दिवसाचा पाऊस 2 दिवसात येऊन जाणार आहे. ही परिस्थिती कोण सांगितली? IPCCने. आणि त्यांनी अजून एक भानगड सांगितली की 2030 नंतर 40% उत्पादनामध्ये कमी होणार आहे. इथं तुम्ही सगळे शेतकरी आहो, निमित्त काही बी असो, तुमच्या शेतातल्या पिकाचं उत्पादन वाढलाय का कमी होलाय? काय होऊ लागलंय? दुकानदार माहिशान बरोबर आहे. हा, तर दिवसेंदिवस तुमचं उत्पादन कमी होणार आहे. हे उत्पादन एवढं कमी होईल की या वर्षी 4 कोटी लोक मरतील असं शास्त्रज्ञ म्हणलेत. यावर्षी 1972 पेक्षा मोठा दुष्काळ पडणार आहे. घरात चिपटा आटवा दाना असेल तर विकू नका, तुम्हाला पुन्हा बरबड्या खायची वेळ येणार आहे. 72 मध्ये बरबड्या कोण कोण खाल्लं? तर बरबड्या काय माहितीये का कोणाला? कोणाला माहितीये? तुम्हाला माहितीये? तुम्हाला माहितीये? हा, गवत आहे. आता शेवड्या पोराला कुठं कळालंय? आपणाला कळाल तर लाल वासाचं बंधाऱ्यावर गवत यायचं, बरोबर आहे का? तर बरबड्या पुरलं नाहीत आपणाला खायला. ऐकलं का? एवढा आता वाईट खेळ येणार आहे. आणि तुम्ही म्हणसाल उग म्हणलेले ह्यानं. उग म्हणलेले म्हणजे सांगू तुम्हाला, नारळाची किंमत किती झाली आता? 80. किती दिवसात वाढल्या? जरा इमानदारीने विचार करून सांगा, किती दिवसात? नाही हो जिलानी साहेब, 6 महिन्यात वाढले हो मायच्या ना. बरोबर आहे का? 6 महिन्यात वाढलं. 6 महिन्यात का बरं वाढलंय? तर जिथं नारळ पिकते तिथं 70% फुलोरा तापमानामुळं जळून गेलाय आणि म्हणून नारळ दुप्पट झालेलं आहे. असं नारळाचं जसं झालंय तसं यावर्षी आंब्याचं कसं झालंय हो? ते आंब्याच्या तोराचं काही झालं माहितीये का? काय झालंय पटेल?
ए आंब्याचं कसकस झालंय? हाय का कोणाच्या शेतात झाड? हा 300 किलो रुपयाला भेटलेलं आहे. बरोबर आहे. आंब्याचं तोर जळालं, काजूचं तोर जळालं आणि आता हे सगळं झालंय तापमानवाढीमुळं. आणि म्हणून आता सरकार कामाला नीट आहे का? गेल्या वर्षी सरकार म्हणलं तर 12 ते 4 घरच्या बाहेर रानात जाऊ नका, गचकचान. या वर्षी सरकार म्हणले 10 ते 4 जाऊ नका, गचकचाल. ऐकलं का? आणि जे टोपे आहेत ना ते मरणार नाहीत. जे बोडके आहेत का टकले आहेत का त्यांची तर फार वाटच लागणार आहे. म्हणून रुमाल ठेवा का असं करून असं जर केलं तर वाचाल नाही तर मरचाल. तापमान महाराष्ट्रामध्ये 50 जाणार आहे. 47% जर तापमान झालं, हवेतलं तापमान 47 झालं तर ब्रेन, हार्ट, किडनी फेल होऊ शकते. असे वाईट दिवस आता आपल्या समोर आलेले आहेत. आणि मग हे दिवस जर टाळायचे असतील तर मी आता शॉर्ट करून एका वेळीत सांगतो, हे दिवस कमी करायचे असतील तर 2च गोष्टी कराव्या लागणार आहे. तुमच्या शिवार 100 एकरचा असेल, समजून घ्या, तुमच्या गावचा शिवार 100 एकर असेल तर 33 एकर झाड जर ठेवलो तर तुम्ही वाचाल, नाही तर तुम्ही वाचणार नाही. नंबर 1. आणि नंबर 2, जमिनीच्या पोटातल्या तेलाच्या ऐवजी जमिनीच्या पाठीवरून तेल काढावं लागणार आहे. आणि आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबाच्या भाषणाचा उतारा देऊन जर सांगायचं असेल तर आपले मोदी साहेब आता सांगलाले कि मेरा किसान अब तक अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता बन रहा है. म्हणजे आता माझ्या शेतकऱ्याच्या शेतात पहिलं ज्वारी, बाजरी, तुरी निघायच्या, आता तेल सुद्धा निघणार आहे. आणि तेल तर आता कशातून बी निघणार आहे, पण सगळ्यात तेल बांबूतून निघणार आहे. आणि म्हणून हे सगळे मोठे मोठे शिकलेले लोक बांबूच्या मागे लागलेले आहेत, पण त्यांनी त्यांच्या शेतात बांबू लावू शकत नाहीत. म्हणून तुम्हाला जावं लागणार आहे. गणित येते आणि हे खेळ चालेल. म्हणजे पुन्हा हे सगळं तुमच्याकडेच गणित आलेलं आहे. शर्मा जी बोल रहे हैं कि मुझे 2 लाख एकड़ जमीन दो. शर्मा जीला 2 लाख एकड़ जमीन पाहिजे. 2 लाख एकड़ किरायानं, इकत वाट्यानं 2 लाख एकड़ देतो का कोण? 2 लाख एकर जमीन त्यांनी देणार असतील तर त्यांनी म्हणतात मी 26,000 कोटी रुपये खर्चतो. आता शर्माजीला लय आनंद आहे का तर ते आसामचे जे शर्मा आहेत ना ते शर्मा हे शर्मा भाऊकी आहेत. ते शर्मा आहेत आणि हे शर्मा आहेत. तर त्या शर्माना कितना देने वाला तुमको जमीन? 2.5 लाख एकर जमीन फुकट ते शर्मा ह्या शर्माला बांबू लगाने के लिए. आणि लगा हुआ, अरे बाबो, म्हणजे लावायला नाही, आयतं लावलेलं. आणि म्हणून हे मला म्हणायचे आज शर्मा जितना पडता है, शर्मा जितना पडता है. मी म्हटलं का बरं जितना पडता है? 2.5 लाख एकर जमीन ते शर्मा ह्यांना देणार आहे. आता हे शर्माजीचं सगळे करार झालेले आहेत आणि आता इथं महाराष्ट्रातले करार आता सुरू आहेत. म्हणजे आसाममध्ये बी ह्यांचा कारखाना आणि महाराष्ट्र बी ह्यांचा कारखाना. आणि मग आता देशमुख साहेबांचं तुम्ही ऐकलो, जोशी साहेबांचं ऐकलो, माधव चिकन्नाचं ऐकलो, आपण ह्यांचं बी ऐकलो, का म्हणतो गणेशजीचं. बरोबर आहे. तरी सगळी मोठी मोठी माणसं ही सगळी इथं आलेली होती. हे कशासाठी माहितीये का? एकतर आपलं काय उगाच पाटीलकी करते मुंबईमध्ये है ना, काय ह्याचं काय हाय लोधिगात बघायला आलते बरं का ते. हा तर ते हाय बरोबर आहे ना शर्माजी बोलतो. हा समजलं नाही. हा तर अरे वा समजलं नाही तर तुम्हाला तर समजून सांगतो.
मैं बोला शर्मा जी, ये स्टेज पे के लोग यहाँ पे लोदगा में जो आ जाए, पाशा पटेल बम्बई में चुप मस्ती करते कि कुछ गांव में है वो देखने के, हंस रहे हैं ये। और शर्मा जी मुझे गले लगा के बोले क्या फंटेस्टिक एरिया बनाया तुमने. म्हणजे शर्माजी जर ठरवले तर आपल्याला 100 कोटी रुपये देऊ शकतात. कळाल नाही तुम्हाला? त्यांना कळाल नाही का तुम्हाला कळाल नाही? शर्मा जी 100 करोड़ रुपए दे सकते अपनी यूनिवर्सिटी को. अरे शेषराव मोहिते त्याच्या महाला टाळी वाजवा जरा. आपलं म्हातारपणी काहीतरी कल्याण व्हायचं दिसणार आहे त्याच्या आईला काहीतरी. तर हे सगळे लोक जे आलेले आहेत, त्या सगळे जण मिळून इथं प्रत्येक जण आपले एक एक युनिट लावणार आहे. का तर आपण सगळे युनिट का बरं लावणार आहोत, तर गावागावातल्या पोरांना हे कप कसे बनवायचे बांबूचे, हे आता बांबू पासून कप बनवायचे. बांस से कप कैसा बनाना, इसका फैक्ट्री अब बेंगलोर में है. 3 महीने में अब किधर लगेगी दूसरी फैक्ट्री? इधर लोदगा में. कळलं का तुम्हाला? म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रातले पोरं बांबू पासून, तणसापासून ह्या सगळ्या वस्तू, म्हणजे प्लॅस्टिक संपवल्याशिवाय आपण वाचू शकत नाही. मग प्लॅस्टिक जर संपवायचं असेल तर प्लॅस्टिक कशापासून तयार होते? पेट्रोल पासून, बरोबर? मग आपल्याला प्लॅस्टिक संपवायचंय आणि प्लॅस्टिक पासून ज्या ज्या वस्तू तयार होतात त्या सगळ्या वस्तू आपल्या रानातल्या टाकलेल्या वस्तूपासून तयार होतात आणि बांबू पासून तर चांगल्या होतात. ते त्यांनी इथं करणार आहेत. आणि लोखंडाला पर्याय गणेश शर्मा जी आप जो लोहे को पर्याय देने का है, आपने बोला 65% लोहे का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्ट्रक्चर में होता है. और वो 65 जितना लोहा, जेवढे लकोंड देशात तयार होते त्या लकोंडाच्या 65% लकोंड स्ट्रक्चर मध्ये वापरलं जातं. आणि तेच स्ट्रक्चर लकोंडाच्या ऐवजी बांबू पासून करता येते. ह्याचा शोध गणेश वर्माने लावलेला आहे. आणि गणेश वर्मा, देखो तुम बोले जब ताली नहीं बजाए, तुम क्या बोले ये मैं बोला तब ताली बची. बरोबर है क्या? समझे क्या आप? तो मेरा उपयोग कितना समझ में. त्यांच्या गावात त्यांचा मुख्यमंत्री आलता छत्तीसगडचा. क्या नाम? विष्णुदेव सहाय. आणि त्यांच्या मुख्यमंत्र्याला बांबू का है हे कळायला मुख्यमंत्र्याच्या आधी भाषण माझं होतं. बरोबर आहे ना? हाँ, तुम्हारे सीएम को शाना करने के लिए, बरोबर है, जो स्पीच था वो स्पीच आपने मेरा करवाया था. म्हणजे तुम्हाला वाटेल मला इथंच आहे पलंग नाही रे, भारतभर चालू आपला खेळ त्याच्या आईला. आणि मग आम्ही जाऊन छत्तीसगड मध्ये चमत्कार करून आलो. आणि आता महाराष्ट्राच्या बरोबरीने आता छत्तीसगड कामाला येऊ लागलंय. छत्तीसगढ़ की बात नहीं है. हाँ, अभी हमारे देश के एक सेक्टर के मतलब सबसे बड़े व्यक्ति हैं. कुछ दिन पहले इनको कहा, उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इनसे मिलने के बाद 2-3 घंटे बात करने के बाद ये कहा कि ये जो व्यक्ति है इनमें वो दम है जो दम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में, उस लेवल की व्यक्ति है. ये मैं नहीं बोलता, जोशी जी इधर नागपुर वाले वो जाके बोलेंगे अपनी हाईसू भी जाएंगे ना रे बाबा. अपना अपना अच्छा चल रहा है. तर हे जे चालू आहे ते बाहेर, जे चालू आहे ते चालू आहे, असू द्या, बाहेर चालू द्या, जोरदार चालू आहे आपलं. ऐकलं का? पण आता देशभर जगभर बघून जे शिकले ते आता लोदग्यात सुरू करायचं आहे. तुमची सगळ्याची मदत पाहिजे. तुमचे पोरं हे शिक्षण घेतले पाहिजे. ऐकलं का? तुम्ही लोदग्यात तुमच्या गावातल्या पोरांना जर प्रवेश मिळवून दिलो तर मी हे इथं शिकवणार आहे. आणि भविष्यामध्ये डिझेल, पेट्रोल, कोळसा सोडून बाकीच्या सगळ्या वस्तू तयार करायचं शिकलं तरच ते धंदे चालणार आहेत. आणि तुम्हाला कळावं म्हणून, बसे एक मिनिट बस, एकच मिनिट. आता एकच सेकंद ऐका आता शेवटची गोष्ट. 1750 ला जे इंजिन सुरू झालं
1750 को जो इंजन शुरू हुआ, वो इंजन ऑक्सीजन खाया, कार्बन छोड़ा. 1750 ला इंधनाचा शोध लागला. त्या कडू इंधनानं हवेतलं ऑक्सिजन खाल्लं आणि कार्बन सोडलं आणि वस्तू बनविलं. 250 वर्षात येळ अशी आली आहे, 250 वर्षात येळ अशी आली आहे, त्या कंपनीमध्ये तयार होणारी वस्तू वापरायला आता पृथ्वीवर माणूस राहणार नाही. मग काय करावं लागणार आता? इंधन तर तेच ठेवायचं, पण ऑक्सिजन खायच्या ऐवजी त्या इंधनाला सांगायचं कार्बन खा, ऑक्सिजन सोड, वस्तू बनव, मी बी जगलं पाहिजे आणि तुझी कंपनी बी चालली पाहिजे. असलं आता आपल्या लोदग्यातून जगाला शिकवायचं येड्यावर, लोदग्यातून जगाला. तर एवढं मोठं या जमिनीवर मोठा चमत्कार होणार आहे आणि सगळी मोठी मोठी माणसं आपल्या इथं आलेली आहेत. म्हणून आप सब लोग, गणेश जी, गणेश वंदना मैं आपसे शुरू करता हूं, उधर से, इधर से नहीं. गणेश का नाम आने से उधर से गणेश जी, माधव जी, जोशी जी, देशमुख जी और हमारे करते धरता मला तुम्हाला कळलं नाव उनको. हाँ, सौकर का चमत्कार है वहा. बहुत ते चमत्कार आहे. आणि मग इथं आलेले आमचे बाकी सगळे मंडळी, या साळुंके पुढे या. हाँ, तो ये सब लोग यहाँ पे आए हैं और ये सब लोग आके तुम्हारा भी उत्साह देखा है. तर स्वामी खाली येऊन बसा समोर इकडं. मला येळेवर यायचं नाही, काय नाही, त्याच्या आईला इथं. हा, तर आता तुम्ही सगळे जे ऐकलो, मला असं वाटतं तुम्हाला पटलं असेल तर असली टाळी वाजवा की स्लॅब उडून जायला पाहिजे. यानी आप आए, आपका मैसेज उनके तक गया, इसलिए उन्होंने दिल से ताली बजाई. यानी आपका यहाँ पे आना उद्देश्य सफल हो गया है. बरोबर है, आप आए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. बरोबर. और ये काम अपन पूरे देश में चलाएंगे. इतना कहते हुए यहीं रुकता हूँ. जय हिंद. आज हा योग फार सुंदर आहे. एक तर पाशा पटेल यांचा वाढदिवस आहे, त्यांना सगळ्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या, मी पण दिलेल्या आहेत. दुसरी गोष्ट की या ठिकाणी जसं गणेशनी सांगितलं, मी थोड़ा हिंदीतही बोलतो. दुनिया में पहले मर्तबा बांस के ऊपर में कोई यूनिवर्सिटी बनी है. ये पहला संकल्प जो है ये यहाँ पाशा पटेल जी ने लिया है. पाशा पटेल जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है, ऐसी कोई बात नहीं है. लगभग 2-3 महीने पहले एक बार उनको रात को फोन आया था मेरे को. बोले कि भाई गडकरी जी से कोई बात करनी है. मैंने बोला ये फालतू के काम मैं करता नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं. और पाचा जी पॉलिटिक्स में है, क्योंकि पेपर में तो नाम पढ़ा ही था. और उसके लिए पाशा जी को और एक बार इनका अभिनंदन करता हूं कि उनके पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जो डंका पीटा है, उसके लिए पाशा जी आपका फिर से एक बार अभिनंदन. मैंने 52 साल का शुरुआत किया था 1990 में. एक आर्किटेक्ट होने के नाते वो बोलता पगला रहता है, उसकी सोच जरा अलग ही रहती है. उसके पहले मैं सीमेंट कंक्रीट की दुनिया में काम करता था, बिल्डिंगें बनाता था, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाता था. अच्छा नाम था, मशहूर नाम था. लेकिन मन ही मन में एक बात आ रही थी कि भाई ये सीमेंट स्टील कंक्रीट को कब तक संभालेंगे हम. कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आ रही थी कि ये सीमेंट कंक्रीट वाला मसला जो है ये दुनिया को लेके डूबने वाला है.
तो ऐसे डूबने वाले कार्यक्रम के साथ में मैं अपने आप को संलग्न नहीं कर सकता। और इत्तेफाक ऐसे हुआ, हमारे सीनियर थे आर्किटेक्ट वीनू काले, उनके साथ में मेरा उठना बैठना था, बातचीत थी। वो भी बांस का काम करते थे। वो विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इन लोगों की फिलॉसफी पे चलने वाले लोग थे। उनके साथ में रहते हुए एक बांस का परिचय हुआ। मान लो तो एक साक्षात्कार हो गया कि भाई यही एक मटेरियल है जिस मटेरियल के साथ में तुझे खेलना है। कभी कभी भीतरी आवाज जबरदस्त रहती है, तुमको एक क्षण में आपकी जिंदगी की पूरी उत्तर दे देती है। तो मैंने 1990 में ओवरनाइट, एक दिन के अंदर में फैसला कर लिया कि अभी मैं सीमेंट स्टील कंक्रीट की दुनिया से हट जाऊंगा। अच्छा धंधा था, पैसा अगर मेरा आकर्षण रहता, पैसा अगर यही मेरी इच्छा रहती तो काफी करोड़ों का कमा लिया रहता, लेकिन वो इच्छा ही नहीं रही। हालांकि उस दिन मैंने अपने आप से रिजोल्यूशन किया कि भी ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा जो पैसा सिर्फ पर्यावरण को हानि पहुंचाए, लोगों के काम ना आए, धरती को डुबाए, धरती को चिल्लर बनाए। ऐसे ऐसे काम नहीं करूंगा। उस चीज के साथ में काम करूंगा कि जो लोगों के फायदेमंद रह सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अब उस वक्त तो हम पहले लगभग इंसान थे, बाकी अन्य प्रदेशों में होंगे भी शायद, लेकिन एक अपनी अपने सोच करने का तौर तरीका रहता है। मैंने बांस के तरफ में अलग दृष्टि से देखा, और क्योंकि एक डिजाइनर होने के नाते एक डिजाइनर के दृष्टिकोण से देखा, और पहले ही अवसर में, पहले ही मौके पे ऐसे खूबसूरत डिजाइन बनाए, क्या बताऊं। मैं खुद ही पागल बन गया उसमें। वो डिजाइन में या बनने वाली चीज में इतनी जबरदस्त ऊर्जा थी, इतनी जबरदस्त एनर्जी थी कि वो एनर्जी के बदौलत मैंने 35 साल गुजारे। बस दिन रात 24/7 एक ही विषय, बांस बांस और बांस। अब ऐसा है कि सिर्फ स्वयं तो चलता नहीं, क्योंकि चलने के लिए कुछ और खास चीजों की जरूरत भी रहती है। या मैंने ये भी महसूस किया कि जहां राजाश्रय नहीं रहता, जिसको अंग्रेजी में पैट्रोनेज बोलते हैं, मैं अक्सर बोला करता हूं, अगर सरकार की तरफ से पैट्रोनेज नहीं मिलेगा तो आपके चलने में कोई मतलब नहीं आता। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी 35 सालों से तो लगभग मैंने देखा है कि हमारा सेक्टर, बाम्बू सेक्टर, जो अनफॉर्चुनेटली एक निग्लेक्टेड सेक्टर में था। बांस का उपयोग क्या है? मैयत डहाने के लिए, अर्थी उठाने के लिए। और बांस लगाया, बुहारी लागते। हमारे विदर्भ में बुहारी शब्द है। बुहारी है ना, आदमी को पॉवर्टी आती है, पुअर बन जाता है आदमी। और हमने ही हमारे यहाँ के काम करने वाले बसोड़ गुरूर लोगों को हमने गांव के बाहर कर दिया। एक अच्छी चीज जिन्होंने अपने पुरखों से बचा के रखी थी, इतनी मौलिक चीज आज की दुनिया जिसको बोलते हैं कि ग्रीन गोल्ड, हरा सोना, उस सोने को कायम रखते हुए हमारे बसोड़ लोग जो है वो गांव के बाहर चले गए। आज भी दिखते हैं, हमारे विदर्भ में तो दिखते हैं। तो ये ऐसी चीज अपने पास में आ गई है इस वक्त कि उसको पुनर्जीवित करना है। और जितना ज्यादा सोचो, ये ऐसी वनस्पति, इसमें कोई घातक है ही नहीं। ये हरदम हर चीज में, हर वक्त में फायदा ही करने वाली है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए बांस की तरफ में काम कर रहा हूँ, बांस के साथ में काम कर रहा हूँ, तो पैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा। इतने आसानी से बात भी नहीं, बात जरा टफ इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट बनाए, बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन बनाए, फर्नीचर भी बनाए। अब ऐसा है, कितना सब करते समय जब सरकार का पैटर्नाइजेशन नहीं मिलता है ना, तब आदमी थक जाता है। और ये इसके बाद में ना हो, क्योंकि आपके रूप में मैं तो ये देखता हूं कि इतने सालों के दरम्यान में हम एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे कि जिसके पास में वो लीडरशिप है।
और जो लीडरशिप हमारे दुख दर्द सरकार तक पहुंचाए और हमको कोई भी प्रकार की आस ना लगे, क्योंकि बाम्बू इंडस्ट्री को संभालने के लिए काफी मजबूती लगेगी, जो आप में है, ताकत भी है आपके पास में आपका संपर्क व्यापक है और आप तो काश्तकारों के क्षेत्रीय संगठन के नुमाइंदे होने के कारण आप तो दुख दर्द को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं आज के दिन ये कायम रहे, यहाँ का काश्तकार, यहाँ का खेती में काम करने वाला आदमी ये कभी भूखा ना सोए, इसको कोई भी प्रकार की ईजा ना पहुंचे, कोई भी प्रकार की जख्म ना हो, ये एक चिंता आपको करनी पड़ेगी। और रहेगी बात आपकी यूनिवर्सिटी की, ये निश्चित है कि ये हम भी सोचते थे जब वो योजना आयोग के एक कमेटी में था मैं, तब बड़े बड़े लोग आए थे, साइंटिस्ट लोग, और वो DN तिवारी करके थे चेयरमैन। अब मैं भंडारा गांव से आता हूं, भले ठीक है नागपुर में पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन ऐसे आयोग वगैरह की इसमें मीटिंग में बैठने की कभी आदत नहीं थी। उन्होंने पूछा कि आप हर एक आदमी बताएंगा कि इसको आप क्या सोचते हैं बाम्बू के बारे में। तो जब तक वो जब मेरे तरफ में वो बात आई तो मैं थोड़ा काफी पजल्ड था, लेकिन भीतर से अचानक आवाज आई कि अगर बाम्बू इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बढ़नी है, अगर बढ़ानी है, सरकार ने उसको आगे ले जाना है, तो एक ही चीज हो सकती है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बाम्बू टेक्नोलॉजी बने। मैं आज इस बाम्बू यूनिवर्सिटी को या स्किल यूनिवर्सिटी को इस नजरिए से देखता हूं कि अगर आप बांस को मुख्य धारा में अगर लाना चाहते हैं तो ये बाम्बू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के जगह, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की जगह में ये बाम्बू यूनिवर्सिटी बन रही है। और मुझे लगता है ये गर्व की बात है, और हम यहां तक नहीं रुकेंगे, हमको जाना है पूरे हिंदुस्तान में। हमारा दायरा खत्म हो जाने के बाद में हिंदुस्तान खत्म नहीं होता है, हमको प्रदेशों में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेशों में भी ऐसे लोग अपने को मिलेंगे कि जो व्याकुल है, जिसको जो चाहते हैं कि हम भी बांस में कुछ करें, कुछ सीखे। तो शुरुआत तो 1 2 4 लोगों से होंगी आपके लिए, आपको बहुत सारा फॉरेन क्लाइंटेल भी मिल सकता है, स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के दिन ये बातें, संपर्क तो रहेगा ही, हमारा योगदान तो देना है। अभी क्या, मैं तो रिटायर हो गया हूं, मैं अभी बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं दे सकता हूं, कर सकता हूं, मैं सिर्फ दे सकता हूं तो आशीर्वाद दे सकता हूं। आपके साथ में मैं हूं, मैं थोड़ा झगड़ालू हूं, मुझे अन्याय सहन नहीं होता, काश्तकारों के ऊपर का अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा। अगर चीज पड़ी तो मैं पटेल साहब के सामने बिल्कुल सीना तान के खड़ा रहूंगा कि भाई ये गलत हो रहा है। तो अपने दरम्यान में से बोलने वाला भी रहना चाहिए। अगर वो चीज होती है तो ये इंडस्ट्री को आने वाले भविष्य में, तुरंत नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी, श्रम करने पड़ेंगे, इंतजार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मोहब्बत करनी पड़ेगी बांस के साथ में। बांस ऐसी चीज मत समझो कि भाई ऐसा उगाया, कोई केयर नहीं किया, लग गया पैसा देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बांस की काफी चिंता करनी पड़ती है। बांस इतनी आसान वनस्पति भी नहीं है कि जो हम समझते थे पहले, अरे बांस तो बड़ा एम्पल तरीके से मिलता है हिंदुस्तान में, यहाँ वहां पता है, जब प्लानिंग कमीशन में थे, हालांकि हमने 1990 में शुरू किया। हम इनमें से इनके सबके बाप है, इन बार के भी बाप है। इन बार तो 1997 में फॉर्म हुआ, हम तो 1990 की शुरुआत है। तो इसलिए जो सीनियर लोगों के पास में अनुभव है उसको सीरियसली विचार करना पड़ेगा, ये हंसी मजाक की बात नहीं हो सकती। आज भी अरे बाम्बू अगर आज घुसाड़ दो बाम्बू, ये तरह की बातें नहीं चलेंगी। बाम्बू को हमने रिस्पेक्टफुली देखना ही पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, तभी जाके बाम्बू आपको रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। और आज के इस पर्व में मैं पाशा पटेल को से अपेक्षा करता हूं कि अब हमारी सब चीजें धीरे धीरे, एक दिन में तो सभी बताया नहीं जा सकता। 35 साल की हिस्ट्री जो है, 35 साल जो खेला हुआ है, बांस के साथ में गुनगुनाया हुआ हूँ, कविता किया हूँ, बहुत सारी चीजें किया हूँ, और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि बांस कोई इंफीरियर चीज है। बांस अच्छी चीज है, एक ऐसा पौधा है कि जो आपको तार सकता है। सभी पौधों में एक ही पौधा है जो बांस का है। अगर आपको लगता है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन या हमारा देश या पूरी दुनियादारी
टिकी रहे तो बांस का साथ आपको जिंदगी भर पकड़ पकड़ के रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी हवा आए, कितनी भी आंधी आए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच से आप ये रिजोल्यूशन में शरीक होंगे, आप सब साथ में आएंगे। अभी तो शुरुआत है, आने वाले अनेक दिनों तक, अनेक महीनों, सालों तक अपनी मुलाकातें होती रहेंगी। ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस बनाने का है, आप लोगों के प्रश्न जानने हैं, इसको सब एड्रेस करते हुए अगर हम सिलेबस बनाए तो सिलेबस का कुछ नतीजा निकलेगा। नहीं तो क्या है कि हमने घर में बैठ के, इसी कमरे में बैठ के, एक आधा IAS ऑफिसर अपना बोलता है, तकिया कलाम चला देता है कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, आना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं, सेकना भी नहीं है, पाव को छाले भी नहीं पड़े हैं, डुंगण शेकलं पण नाही गेलं, घासलं पण नाही गेलं, काहीच नाही झालं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अभी मजाक की बात नहीं रहेंगी। और सरकार के तरफ से अगर हमको कोई चीज की कमी पड़ी तो पाशा पटेल जी, ये अपना दावा है कि मैं आपके ऊपर चढ़ जाऊंगा। मेरा नाम है जोशी, आप एक जोशी को अनुभव कर चुके हो, दूसरे जोशी को अनुभव ना करने की बात आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं कोई पॉलिटिशियन हूं नहीं तो इसे स्पीच देना आता नहीं है, दिल से बोलूंगा। हम लोग सब पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बूढ़े होते हैं, बूढ़े होकर चले जाते हैं। कोई उद्देश्य होता है क्या जिंदगी का? कोई लक्ष्य होता है क्या जिंदगी का? ऐसा बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम लोगों में मिलता है। पाशा पटेल एक हैं जिनके अंदर ऐसा उद्देश्य है कि मैं जब जाऊं तो कुछ करके जाऊं। तो ऐसी यात्रा के अंदर हम लोग इनके जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे एक संत थे कबीरदास जी, तो जिन्होंने बोला कि मनुष्य मात्र टूटा हुआ है भाई, अलग अलग लोग बाग देखते हैं, कोई जाति में देखता है, कोई धर्म में देखता है, तो इन सब लोगों को जोड़ू। तो वो जोड़ते थे, तो जोड़ने में उन्होंने एक दोहा बोला। उन्होंने बोला, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो बारे घर आपनो चले हमारे साथ। अब ये मैं क्यों बोला कि कबीरदास जी बोल रहे हैं कि कबीरदास जी लुकाठी लेके हाथ खड़े हैं बाजार में। तो लुकाठी कैसे है? हे ज्याला बोलायचे त्याने बाहेर जाऊन बोला। तो लुकाठी मतलब बांस के ऊपर और एक घास जला के, और वो मशाल के जैसे यूज करते थे, उसमें बांस आता था और वो रास्ता दिखाने के लिए काम आता था। तो ऐसे ही पाशा पटेल जी ये बाम्बू का रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ के अंदर है। अब कैसे विषय, कैसे हिंदुस्तान के अंदर आज देखा आपने, ईरान के अंदर वॉर हुआ और गैस की सबको प्रॉब्लम आई। हिंदुस्तान में गैस बनती है क्या? नहीं बनती। सारा का सारा हिंदुस्तान 30 मिलियन टन इंपोर्ट करता है। अब इसका कुछ सोल्यूशन है क्या? इसका सोल्यूशन है बांस। ये जितनी 30 मिलियन टन की गैस है वो पूरी बांस से बन सकती है। अब ये खाली बोलने से तो बनेगी नहीं, विषय बहुत सारे लोग बाग ड्रीम करने वाले होने चाहिए और उसको कार्यान्वित करने के लिए जमीन लाओ, फैक्ट्री लाओ, ये लाओ, तो ये काफी ग्रुप एफर्ट है। इसी यात्रा के ऊपर पाशा पटेल जी और हमारा संबंध है। तो हम लोग एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर तो जमीन इकट्ठी होने के लिए बांस, पूरा इतने बड़े पैमाने पे बांस लगेगा क्या, उसके लिए एफर्ट चालू है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट हुआ, आसाम हुआ, मिजोरम है, इसके अंदर बांस के भरपूर भंडार है। और उस बांस से पहला फैक्ट्री लगा रहे हैं जिससे शिप के लिए तेल बनने का प्रोडक्ट लगेगा। शिप के अंदर, मतलब शिप के अंदर आप डालो और शिप चलेगी। फिर उसके बाद के अंदर गैस आप सिलेंडर के अंदर गैस भर सकते हो। जो गैस वापर रहे हैं हम लोग, वैसी की वैसी गैस इस बांबू से तैयार हो सकती है। इस गैस के बाद के अंदर पेट्रोल, डीजल सब कुछ बन सकता है। हिंदुस्तान में जमीन इतनी है हमारे पास में
जो खराब हो गई है, जो पोर्ट खराब जो जमीन बोलते हैं, ये पोर्ट खराब जमीन का टोटल क्वांटिफिकेशन जो किया है वो करीब 90 लाख हेक्टेयर जमीन हिंदुस्तान की खराब है। अगर 90 लाख हेक्टेयर के ऊपर बांबू लगाया जाए और उससे ये तेल बनाया जाए तो वो तेल बनेगा 700 करोड़ बैरल, इतना तेल बन सकता है। 700 करोड़ बैरल। हिंदुस्तान का आज का जो कंजम्पशन है वो 200 करोड़ बैरल का कंजम्पशन, मतलब आप नेट एक्सपोर्टर बन सकते हो। अब ये ड्रीम चाहिए तो किसी को सोचना चाहिए, और उस सोचने के साथ के अंदर लुकाटी किसी के हाथ में होनी चाहिए, जो पाशा जी जैसे आदमी के साथ में होनी चाहिए। तो ऐसा हम लोगों को सबको ड्रीम ये होनी चाहिए कि बांस विषय जो हम बात कर रहे हैं वो बांस एक पेट्रोल है। हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल की खपत कभी कमी नहीं होगी जब तक कि इंसान, और हम लोग बढ़ते जाते हैं, हम लोग कम नहीं हो रहे वेस्टर्न नेशंस की जैसे कि वहां पे पॉपुलेशन डीपॉपुलेशन हो रही है। हमारी पॉपुलेशन हरदम बढ़ती है, 2-2.5% से बढ़ती है। तो ये चलेगा ही चलेगा। तो इस तरह से अगर हमारे को ये ड्रीम हो कि भाई बांस करें, तो बांस एज अ फ्यूल, मतलब तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके भरपूर चिक्कार इसका स्कोप है। तो इसी यात्रा पे हम चले हैं। और गुड, आज पाशा जी के जन्म दिवस पे उन्होंने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच, एंड शुभेच्छा। तो ये एक ड्रीम अपने को रखनी चाहिए।